नमस्कार दोस्तों। बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेंजाइन इंटरमीडिएट के बारे में। बेंजाइन जिसको अपन एराइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले बेंजाइन की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बेंजाइन में क्या होता है कि जो अपनी नॉर्मल बेंजीन होती है, ये अपने पास नॉर्मल बेंजीन है। इस बेंजीन में दो और तो हाइड्रोजन्स को हटा दें और एक पाई बॉन्ड और बना दें, तो ये जो इंटरमीडिएट बनती है इससे ही हम क्या कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं। अब ये बेंजाइन रिएक्टिव क्यों होती है? ये बेंजाइन रिएक्टिव इसीलिए होती है कि हमारे पास ये जो दो कार्बन एटम है और यहां पर एक तरह से ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ये होना तो चाहिए था लीनियर, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो स्ट्रेन क्रिएट हो गया। इसीलिए क्या करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टिव हो गया और फटाफट दो, एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से जुड़ करके या दो किन्हीं भी न्यूट्रल एटम से जुड़ करके ये क्या बना लेता है, सेचुरेटेड बेंजीन की तरह बन जाता है। सेचुरेटेड का मतलब यहां पर ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इसमें डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब जरा इसे देखते हैं। इसमें देखो, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो नॉर्मल एसिटिलीन होती है, और उसमें फिर क्या होता है अपने पास, ये पी ऑर्बिटल्स के बीच में पहला एक पाई बॉन्ड, फिर ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये दो पाई बॉन्ड बना दिए। हालांकि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं एसिटिलीन में, एक पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रकार से, तो दूसरे पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। ये अपने पास क्या हुआ, जो बेंजाइन है, ये एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है कि जो बेंजाइन में अपन ट्रिपल बॉन्ड शो करते हैं, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, यानी इस कार्बन की और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2। ज्यादातर केसेज में 99.9% केसेज में जो अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। लेकिन इस स्पेशल केस में ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, और sp2 हाइब्रिडाइज में क्या हुआ, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं उसका एक लोब, देखो एक बॉन्ड तो इधर बना लिया sp2 ने, एक बॉन्ड इधर बना लिया sp2 ने, तो जो एक बचा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो एक ये रहा और दूसरा ये रहा। फिर ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो बड़े वाली लोब है, इसकी ये वाली और इसकी ये वाली, ये आपस में क्या बना लेती हैं, एक नया पाई बॉन्ड बना लेती है। लेकिन स्ट्रेन अभी भी है इसमें। इस कारण से क्या होता है, रिएक्टिव होता है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपसे पूछ सकता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जनरली अपन क्या मानते हैं, sp मानते हैं, लेकिन बेंजाइन वाले केस में क्या है, sp2 है। अब अपन बेंजाइन कैसे बनाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपने ये 12th में भी पढ़ा होगा कि अपने पास जो ब्रोमोबेंजीन अथवा क्लोरोबेंजीन है, उसमें यदि हम सोडामाइड डाल दें इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। देखो, अमोनिया लीकर और लिक्विड अमोनिया अलग अलग चीजें हैं। अमोनिया लीकर में तो अपने पास क्या होता है, वो एक तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, अमोनिया का जलीय विलयन होता है। लेकिन जो लिक्विड अमोनिया होती है, इट मीन्स वहां 100% अमोनिया ही है, और वो किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और वो किस टेम्परेचर पे मिलेगी, काफी कम टेम्परेचर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं मिलेगी। तो जब हम सोडामाइड डाल दें, ये एमाइड मैंने बना दिया किसमें, हेलोबेंजीन में, चाहे ब्रोमो हो चाहे क्लोरो हो, तो यहां से ये एमाइड आयन इस H पे अटैक करेगा, यानी अमोनिया निकल जाएगी यहां से, तो ये अमोनिया निकल गई, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आया, इलेक्ट्रॉन पेयर ये इधर शिफ्ट हो गया अपने पास, और ये क्या निकल जाएगी, Br। तो ये Br निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी अपने लिए, बेंजाइन अथवा एराइन बन गई। इसी तरह से ये दूसरा तरीका है, इसको हम जानते हैं, ये एंथ्रानलिक एसिड है, यानी ऑर्थ स्थिति पर NH2 और COO समूह होते हैं बेंजीन के, तो उससे क्या बोलते हैं, एंथ्रानलिक एसिड। सॉरी, एंथ्रानलिक एसिड। और इसमें हम क्या करें, सोडियम नाइट्राइट और HCl डाल दें,
ताकि इसका क्या बन जाए, डाइएजोनियम सॉल्ट। ये डाइएजोनियम सॉल्ट बना दिया अपन ने इसका, किसका, एंथ्रानिलिक एसिड का। ये चीजें डाल कर ध्यान रखना, टेम्परेचर कंडीशंस वही हैं, आपको टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। अब जैसे ही टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा अपने पास, तो यहां से क्या होता है, ये N2 निकल जाएगी और यहां से CO2 निकल जाएगी, और हमारे को क्या मिल जाएगी, बेंजाइन मिल जाएगी। तो हम एंथ्रानिलिक एसिड से बेंजाइन बना सकते हैं, हम हेलोबेंजीन से उनमें सोडामाइड डाल करके बेंजाइन बना सकते हैं। और जो तीसरा मेथड है, देखिए अपने पास ओर्थ स्थिति पर यदि क्लोरीन और ब्रोमीन हो या क्लोरीन हो और उसमें हम डाल दें लिथियम अमलगम, तो जैसे ही लिथियम अमलगम इसमें डालेंगे, यहां से ये F और Br हट जाएंगे और क्या बन जाएंगे अपने पास, बेंजाइन बन जाएंगे। तो ये 3 मेथड है जिनके द्वारा हम आसानी से क्या बना सकते हैं, बेंजाइन। और भी कई मेथड है पर 3 को तो आप याद कीजिए। अब देखते हैं जो बेंजाइन है उसकी रासायनिक अभिक्रिया है। ये मैंने पहले कहा कि ये रिएक्टिव स्पीशीज है, और रिएक्टिव है तो अभिक्रियाशील भी है अपने पास, इसकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होगी। और इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की तरह बिहेव करती है। अब इसकी 2-3 रिएक्शंस है, उनको देखते हैं। अगर हमने कहीं पर भी बेंजाइन बनाई है और उस बेंजाइन में कोई दूसरा पदार्थ नहीं डाला है, तो फिर ऐसी स्थिति में 2 बेंजाइन इंटरमीडिएट्स आपस में जुड़ जाती हैं। ये देखिए, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये इधर का डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा अपने पास, तो ये बाइफेनिलीन का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दें, न्यूक्लियोफाइल के रूप में, जैसे मान लीजिए आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया, जैसे एंथ्रानिलिक एसिड था, तो वाटर ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा, इसमें एक जगह H जुड़ जाएगा, एक जगह OH जुड़ जाएगा। तो ये देखिए यहां तो OH जोड़ दिया गया है ये, और यहां पे क्या जोड़ देंगे, H, ये यहां पे H जोड़ देंगे। इसी तरह से जो अभी अपन ने बनाया था हेलोबेंजीन में सोडामाइड डाला था, तो हमारे पास एराइन बनी थी, और लिक्विड अमोनिया हमने डाल दी, तो क्या होता है, इसमें जो अमोनिया होती है वो जुड़ जाती है इसमें, तो एक साइड में NH2 जुड़ जाएगा, एक साइड में H, ये देखो NH2 जुड़ गया और दूसरी साइड में क्या जुड़ जाएगा H। लेकिन ध्यान रखना, जुड़ेंगे जो जुड़ने वाले ग्रुप है वो हमेशा ऑर्थो स्थिति पर ही होंगे। तो इस प्रकार से ये क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, कौन, बेंजीन। अब अपन बात करते हैं एक नई इंटरमीडिएट स्पीशीज नाइट्रीन के बारे में। तो देखिए नाइट्रीन लगभग उसी प्रकार की इंटरमीडिएट स्पीशीज है जिस प्रकार की कार्बिन होती है। जैसे कार्बिन ने हम देखा था, वो क्या थी, वैलेंस शेल में कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये डाइवैलेंट थी, न्यूट्रल थी। ऐसे अपने पास जो नाइट्रीन होती है वो मोनोवैलेंट होती है, ये भी न्यूट्रल, तो ये नाइट्रीन भी न्यूट्रल होती है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास। ये 2 प्रकार की होती थी, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ये भी 2 प्रकार की होती है, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन आप जानते हैं, ये जो अपने पास नाइट्रोजन है, इसके जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले इलेक्ट्रॉन है, उनकी स्थिति ऐसे होती है। और जो ट्रिपलेट वाली अपने पास नाइट्रीन है, उसमें इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति ऐसे होती है। बाकी एक लोन पेयर साइड में शो कर देते हैं ये लोग। तो ये अपने पास सिंगलेट वाली नाइट्रीन है, ये अपने पास है ट्रिपलेट वाली नाइट्रीन है। अब अपन देखते हैं कि नाइट्रीन बनाएंगे कैसे। तो नाइट्रीन बनाने के लिए आप सिंपली क्या ले लीजिए, कोई भी एल्किल एजाइड। तो एल्किल एजाइड को चाहे आप गर्म कर दीजिए या कोई रेडिएशंस डाल दीजिए, प्रकाश की प्रेजेंस में भी काम हो जाएगा। यहां से N2 निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगी, नाइट्रीन बन जाएगी। इसी तरह से फेनिल एजाइड है, इसको भी हीट करोगे तो भी क्या मिलेगी आपको, फेनिल नाइट्रीन मिल जाएगी। अब अपन बात करते हैं नाइट्रीन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में।
तो देखिए सबसे पहली रिएक्शन है डाइमराइजेशन। जिस प्रकार से अपन ने अभी देखा था एराइन में, बेंजाइन में दो बेंजाइन इंटरमीडिएट स्पीशीज जुड़ करके बाइफेनिलीन बना दी थी, उसी प्रकार से अगर अपने पास फेनिल नाइट्रीन है और कुछ उसमें सब्सटेंस नहीं डाल रखा है तो ये भी क्या हो जाएगी, डाइमराइज हो जाएगी अपने पास, और अपने को क्या मिल जाएगा यहां पर, डाइएजोबेंजीन। अब एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन हाइपोब्रोमाइड जो रिएक्शन होती है उसमें भी अपने पास क्या बनती है, इंटरमीडिएट के रूप में नाइट्रीन बनती है। तो जैसे अपने पास ये रिएक्टेंट्स हैं, कोई एमाइड ले ले CuNH2 Br2 और एल्कोहलिक KOH, तो इनसे अपने पास क्या बनती है, 1 डिग्री एमीन मिलती है। ध्यान रखना CuNH2 की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर यदि कोई सब्सटेंस जोड़ दिया आपने एल्काइल या फिनाइल ग्रुप तो ये रिएक्शन नहीं होगी। CuNH2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। तो बेसिकली ये जो ग्रुप है अपने पास, ये वाला, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NH2 में कन्वर्ट हो रहा है अपने पास। तो इस तरह से एमीन का निर्माण हो जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म आपको याद हो तो कर ले, और नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैं समझा देता हूं आपको। ये अपने पास एमाइड है, ये इसमें Br2 है, इनकी रिएक्शन से सबसे पहले बनता है, इस प्रकार से रिएक्शन होगी ये। मैं इस CH3 को सिंपल एक सर्कल से शो कर रहा हूं, ये CO, ये लोन पेयर, और ये H2, और ये Br, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये CH3 CO NH, और इसको क्या जोड़ दूं मैं, Br। साथ में इसमें याद रखना कि आपने बेस ओ डाल रखा है, तो ये बेस क्या काम करेगा, इसका एक प्रोटॉन और ले लेगा यहां से, तो उससे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करके यहाँ से प्रोटॉन ले लिया, ये नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है, तो आप चाहे लोन पेयर को या नेगेटिव चार्ज को Br पे भेज दें, फिर Br माइनस बाहर निकल जाएगा, ये अपने पास स्पीशीज बन जाएगी, और ये स्पीशीज यहां पर बनी हुई है। अगले स्टेप में पुनः क्या काम करेंगे, OH माइनस का अटैक करवाएंगे, यहां से पुनः प्रोटॉन ले लेगा, और N के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये अपने पास सर्कल, ये CO, ये N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये Br। अगले स्टेप में Br निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा अपने पास, CON, यानी ये नाइट्रीन बन गई अपने पास। फिर इस नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट होगा, ये मिथाइल समूह कार्बन से मूव करके नाइट्रोजन पे जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास एल्किल आइसोसाइनेट बन गया, और एल्किल आइसोसाइनेट KOH के साथ रिएक्शन करके फिर आपने को क्या दे देगा, 1 डिग्री एमीन दे देगा। तो इस प्रकार से हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है, जिसके अंदर क्या इंटरमीडिएट बनती है, नाइट्रीन बनती है। तो ये हमने बेंजाइन के बारे में और नाइट्रीन के बारे में चर्चा की है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज, कि जो हमारे पास कोई भी स्पीशीज है उस स्पीशीज के ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए, यानी कितना पॉजिटिव चार्ज हो या कितना नेगेटिव चार्ज हो। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम एक इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू वर्ग संख्या, या दूसरे तरीके से मैं कहूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या उसकी वर्ग संख्या लिख दीजिए। जिस भी एटम की आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले जिस एटम का फॉर्मल चार्ज अपने को कैलकुलेट करना है, उसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उनकी संख्या, यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे, प्लस
युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का हाफ ले लीजिए, या फिर सिंपली मैं कहूं नंबर ऑफ सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स की संख्या लिख दीजिए। आप क्या कर लेंगे, आप कर लेंगे कैलकुलेशन किसकी, फॉर्मल चार्ज की। तो किसी भी स्पीशीज में यदि फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो हम क्या काम करेंगे, उसके प्रत्येक एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे, फिर लास्ट में सभी एटम्स का फॉर्मल चार्ज जोड़ देंगे, तो जो भी सम अपने पास आएगा पॉजिटिव नेगेटिव अथवा जीरो, वो उस स्पीशीज का क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब आप एग्जांपल ले लें, H2 में H का औपचारिक आवेश, इसका मतलब एक ही H की बात कर रहे हैं, तो देखिए H2 को सिंपली अपन ड्रॉ कर दें HH। आप इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितना होता है, एक होता है, या वारक संख्या देख लीजिए, एक आएगी अपने पास, माइनस, तो 1 माइनस, फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जीरो हो गया। H2 के अंदर अपन H की बात कर रहे हैं, कभी आप सिंपल H नहीं समझें कि आप कहें कि उसमें तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं, हम इस H2 के अंदर H की बात कर रहे हैं, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जीरो आ गई अपने पास। फिर नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, वैसे ये एक H है, वो एक ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो आप या तो सीधा एक लिख दें, यहां पर ये जो इतनी बड़ी राशि है इसके साथ में क्या लिख दें, एक, या फिर क्या काम करें, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, 2, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कट जाएंगे अपने पास, तो 1 आएगा, 0 + 1 यानी 1 हो गया, 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 0, यानी एक H के पास कितना फॉर्मल चार्ज आ रहा है, 0। इसी तरह से ये मान लो H A कर दूं, फिर मैं H B कर दूं, इसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज करूं तो सेम प्रोसेस लगाएंगे, वही कैलकुलेशन आएंगे अपने पास, 1 माइनस 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बराबर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ओवरऑल चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज कितना निकल के आएगा अपने पास, 0। इसका मतलब जो H2 मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होगा, 0। तो किसी भी स्पीशीज के आपको फॉर्मल चार्ज यदि निकालना है तो आप सभी एटम्स के क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे, और सभी एटम्स का फॉर्मल चार्ज जोड़ करके उस स्पीशीज के फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन कर देंगे। इसी तरह से जैसे CH4 में कैलकुलेशन कर रखी है, CH3+, इसकी बात करते हैं अपन जरा, CH3+, तो देखो ये C, ये H, ये H, ये H, और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, माइनस ये यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0, प्लस इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे, 3, तो या तो सीधे आप 3 लिख दें यहाँ पे, तो सीधे 3 लिखेंगे तो 0 + 3 यानी ये 3 आ गया अपने पास, या फिर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय जो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बॉन्ड्स में उनकी संख्या कितनी है, तो कितनी है, 6, तो 6/2 अपॉन 2, तो ये कट करके 3 आएगा, ये 4 माइनस 3 बराबर 1। तो जो CH3 है उसमें कार्बन के ऊपर +1 चार्ज है। अगर आपको CH3 के ऊपर चार्ज की कैलकुलेशन करनी है तो फिर आप क्या काम करेंगे, यहां कार्बन की कैलकुलेशन करेंगे, फिर 3 बार H की कैलकुलेशन करेंगे, फिर सम करके बताएंगे कि ये CH3 की औपचारिक आवेश की मात्रा है। इसी तरह से ये अन्य एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोग सोल्व करना, जैसे CN के ऊपर कितना CN में कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, NH3 में कितना है, अमोनिया में कितना है। चलिए इन दो को तो अपन देख लेते हैं एक बार, NH3 और NH4। NH4 के अपने ऊपर अपने को नहीं पता कितना चार्ज है, और NH3 के ऊपर भी कितना चार्ज है ये भी नहीं पता। तो देखिए NH3 बना देता हूं पहले में, ये N, ये H, 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 ये लोग पे। तो पहले किसके ऊपर कर लें, नाइट्रोजन के ऊपर कैलकुलेशन कर लें। तो देखो नाइट्रोजन के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या नाइट्रोजन कितनी होती है, 5। फिर इसके बाद में यहां पर अपने पास आती है
एज युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो एज युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपने पास कितनी होती है नाइट्रोजन की, प्लस जो वैलेंस शेल में बॉन्ड बनाने से वंचित रह गए इलेक्ट्रॉन्स उनकी संख्या। तो वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के अपने पास 5, 5 में से 3 तो काम में हो गए, 2 बच गए अपने पास। तो वो जो 2 बच गए वो यहां लिख दीजिए आप, और प्लस 1/2 बॉन्ड 1 2 3 तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 लिख दिए, या सीधे 3 लिख देना। 5 में से 5 जाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 0। तो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया अपने पास नाइट्रोजन के ऊपर 0 आ जाएगा। इसी तरह से जो अमोनियम है उसमें अपन करके देखेंगे, तो यहाँ पर ये 5 आ रहा है, माइनस यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं अपने पास, क्योंकि वो जो लोन पेयर था वो किसको दे दिया इसने, x प्लस जो बाहर से आया उसको दे दिया, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है अपने पास। कहने का मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा +1। हाइड्रोजन के ऊपर चाहिए यहाँ कैलकुलेट करो, चाहिए यहाँ कैलकुलेट करो, सभी के ऊपर क्या चार्ज आएगा 0 आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो इस तरह की स्पीशीज होती है चार्ज अपने को पहले से पता होता है, बस वो तो कैलकुलेशन का तरीका बता रखा है, उस तरीके को लगा करके अपन वेरीफाई कर लेंगे कि जो अपन चार्ज लिख रहे हैं वो सही है या गलत है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।